तो फ्रेंड्स, लेट्स कंटिन्यू हीगल। तो हीगल को कंटिन्यू करते हैं। तो हीगल विल सॉल्व द कांतियन प्रॉब्लम। हीगल कांत की प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। कांत की प्रॉब्लम थी क्या? तो कांत का कहना था कि हम जो इनफाइनाइट है उसका नॉलेज, इनफाइनाइट मतलब वर्ड ऑफ न्यूमेना, वर्ड ऑफ आइडिया का हम नॉलेज नहीं गेन कर सकते हैं। कांत का मानना था कि हम वर्ड ऑफ आइडियाज को नहीं जान सकते हैं। तो कांतियन की जो प्रॉब्लम थी उसका सोल्यूशन हीगल क्या देते हैं? हीगल गिव्स एब्सोल्यूट आइडियलिज्म या एब्सोल्यूट रैशनलिज्म। तो हीगल एब्सोल्यूट आइडियलिज्म या एब्सोल्यूट रैशनलिज्म की बात करते हैं। हीगल को फिलासफर ऑफ फिलासफर कहा जाता है, मतलब उनको फिलासफरों का भी फिलासफर कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ही विल गो फॉर द परफेक्ट इंटीग्रेशन ऑफ ऑल द थ्री सिस्टम ऑफ नॉलेज इनटू अ सिंगल इंटीग्रेटेड नॉलेज। तो उन्हें फिलासफरों का फिलासफर इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो जो उस समय बचले सभी सिस्टम ऑफ नॉलेज थे उनको इंटीग्रेट करेंगे और एक सिंगल इंटीग्रेटेड नॉलेज की व्याख्या करेंगे। तो इसमें नोट है, उसको देखते हैं कि लॉट ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ फिलासफी ऑफ अरविंदो घोष एंड हीगल। तो जो अरविंदो घोष हैं और हीगल की जो फिलासफी है उनमें बहुत सारी समानताएं पाई जाती हैं। हीगल जर्मनी से बिलोंग करते हैं और उन्हें जो प्रूसिया का ऑफिशियल फिलासफर माना जाता है। हीगल क्या कहते हैं? हीगल कहते हैं कि स्टेट इज मार्च ऑफ गॉड ऑन दिस अर्थ। तो स्टेट क्या है? स्टेट है गॉड का आगमन इस धरती पर। स्टेट को उन्होंने गॉड माना है। तो हीगल के अनुसार इफ स्टेट इज इक्वल टू गॉड, अगर स्टेट भगवान के बराबर है, इसका मतलब है कि पीपल शुड वर्शिप द स्टेट। तो अब चूंकि स्टेट भगवान के बराबर है इसलिए लोगों को स्टेट की पूजा करनी चाहिए। वाई मार्क्स विल अपोज हीगल। तो मार्क्स हीगल को क्यों अपोज करेंगे? बिकॉज मार्क्स हैज़ टू इंस्पायर द वर्किंग क्लास। मार्क्स को वर्किंग क्लास को इंस्पायर करना है। काहे के लिए? रिवोल्ट के लिए। किसके खिलाफ? स्टेट के खिलाफ। एंड फॉर दैट मार्क्स सेज स्टेट इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। और इसलिए मार्क्स क्या कहते हैं कि स्टेट एक्सप्लॉयटेशन का एक इंस्ट्रूमेंट है। क्यों? क्योंकि उन्हें वर्किंग क्लास को स्टेट के अगेंस्ट रिवोल्ट करने के लिए इंस्पायर करना है। व्हाट नीड टू अंडरस्टैंड इन हीगल। तो हीगल में हमें क्या समझने की जरूरत है? तो हीगल में उनका कंसेप्शन ऑफ रियलिटी है, रियलिटी के बारे में क्या सोचते हैं, ये समझने का ज़रूरत है। और सोसाइटी के बारे में क्या बात करते हैं, उनका सोसाइटी का क्या कंसेप्शन है, स्टेट के बारे में उनका क्या कंसेप्शन है, वो फ्रीडम के बारे में क्या सोचते हैं, और उनका जो डायलेक्टिक्स का जो कंसेप्शन है उसको भी समझने की ज़रूरत है। तो हीगल ने कांतियन प्रॉब्लम को एड्रेस कर दिया। मतलब वी कैन नॉट नो द वर्ड ऑफ नॉलेज। तो कांतियन की प्रॉब्लम क्या थी? कांतियन प्रॉब्लम ये थी, कांत का मानना था कि हम वर्ड ऑफ गॉड को, वर्ड ऑफ आइडिया को, वर्ड ऑफ न्यूमेना को नहीं जान सकते। चूंकि हीगल फिलासफरों के भी फिलासफर हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो तीन डिफरेंट धाराएं थी नॉलेज की उनको इंटीग्रेट किया, है ना। और ही इस्टेब्लिश दैट देयर इज नो फंडामेंटल सेपरेशन बिटवीन द वर्ड ऑफ आइडिया एंड मैटर एंड बोथ आर इंटरलिंक्ड विथ ईच अदर, which is understood by Hegel as conception of dialogue, in conception of dialogue। तो हॉब्स ने ये स्थापित किया कि वर्ड ऑफ आइडियाज में और वर्ड ऑफ मैटर में कोई फंडामेंटल मूलभूत अंतर नहीं, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और इस तरह हीगल जो है तो अपने डायलेक्टिक्स के कॉन्सेप्ट से इस चीज़ को समझने का प्रयास करते हैं कि वर्ड ऑफ आइडिया और वर्ड ऑफ मैटर इंटरलिंक्ड है। तो इंटीग्रेशन ऑफ ऑल सिस्टम ऑफ नॉलेज इन हीगल। तो हीगल ने जो तीन सिस्टम ऑफ नॉलेज थे, कौन कौन सा? एक तो था एम्पिरिसिस्ट, एक रैशनलिस्ट और तीसरा रोमांटिसिस्ट।
तो तीनों ऑल सिस्टम ऑफ नॉलेज को वो इंटीग्रेट करते हैं। मतलब नॉलेज ऑफ फिजिकल वर्ल्ड और साइंस ये एम्पिरिसिस्ट के अंतर्गत आता है, जो इस वर्ल्ड का नॉलेज है, साइंस का नॉलेज है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड माने रिलीजन, जो बिल की बात है ना, जो रोमांटिसिज्म की बात है। और आइडिया, आइडिया किस में आएगा? आइडिया आएगा रेशनलिज्म में। तो ये रेशनलिज्म में, तो इन्होंने रेशनलिज्म, रोमांटिसिज्म और एम्पिरिसिज्म को, तीनों नॉलेज को इंटीग्रेट कर दिया। तो हीगल का कंसेप्शन क्या है? रियल इज रेशनल एंड रेशनल इज रियल। तो रियल इज रेशनल पहला स्टेटमेंट है और रेशनल इज रियल दूसरा स्टेटमेंट है। रियल इज रेशनल का क्या मतलब? ऑन्टोलॉजी और एपिस्टेमोलॉजी। तो ऑन्टोलॉजी क्या होती है? स्टडी ऑफ रियलिटी। जब हम रियलिटी की स्टडी करते हैं तो उसे ऑन्टोलॉजी कहा जाता है। और जो मेथड हम, है ना, रियलिटी की स्टडी में रियलिटी को स्टडी करने के लिए जो मेथड हम यूज करते हैं उसे एपिस्टेमोलॉजी कहते हैं। तो एपिस्टेमोलॉजी क्या है? एपिस्टेमोलॉजी एक मेथड है जिससे द्वारा रियलिटी को स्टडी किया जा सकता है। तो रियल इज रेशनल, इसका क्या मतलब है? व्हाट इज रियलिटी? रियलिटी क्या है? तो एम्पिरिसिस्ट के लिए, फॉर एग्जांपल लॉक, डेविड ह्यूम, इनके लिए मैटर रियल है, मतलब मटेरियल वर्ल्ड रियल है। तो एम्पिरिसिस्ट के लिए मैटर रियल है, इनके लिए मटेरियल वर्ल्ड रियल है। रेशनलिस्ट के लिए क्या रियलिटी है? रेशनलिस्ट मतलब जैसे कांत, तो कांत ने ट्रांसडेंटलिज्म का कॉन्सेप्ट दिया है। तो वो क्या कहते हैं? मैटर और आइडिया दोनों रियल है। कांत क्या कहते हैं कि एज पर कांत वी कैन अंडरस्टैंड द आइडिया ऑफ वर्ड ऑफ फिनोमिना बट नॉट न्यूमिना। तो कांत का मतलब, कांत क्या कहते हैं कि हम वर्ड ऑफ फिनोमिना को तो जान सकते हैं, ऐसा इवेंट है ना, ऐसा फिनोमिना जो इवेंट पर बेस्ड है, जो परमानेंट है ना, उस वर्ड को तो हम जान सकते हैं जो मटेरियल रियलिटी से बना हुआ है। लेकिन जो वर्ड ऑफ न्यूमेना है, जो आइडियाज से मिलकर बना है, उसको हम नहीं जान सकते ना? तो हीगल इज सेइंग रियल इज रेशनल, रियल इज रेशनल। इसका क्या मतलब हुआ कि व्हाट एवर इज रियल कैन बी कम्प्रीहेंडेड और अंडरस्टूड। इसका मतलब है कि जो कुछ भी रियल है, जो कुछ भी सच्चाई है, जो कुछ भी रियलिटी है, उसको समझा जा सकता है, उसको अंडरस्टैंड किया जा सकता है। इफ वी एक्सेप्ट दैट समथिंग इज रियल और एग्जिस्ट, अगर हम यह स्वीकार करते हैं कि कोई चीज़ रियल है और वह एग्जिस्ट करती है, तो विच कैन नॉट नो, दिस इटसेल्फ शोज दैट वी नो दैट वी कैन नॉट नो। तो अगर हम इस चीज को मानते हैं कि कोई चीज रियल है, अगर कोई चीज रियल है और वो एग्जिस्ट करती है और हम उसके बारे में नहीं जान सकते, तो यह सोचना ही एक प्रकार से दर्शाता है कि हम जानते हैं। हम क्या जानते हैं? कि हम नहीं जान सकते। दिस इट सेल्फ शोज दैट वी नो दैट वी कैन नॉट नो। हाँ, तो यह अपने आप में दर्शाता है कि हम जानते हैं कि हम नहीं जानते। बहुत कंफ्यूजिंग है, थोड़ा इसको समझने का प्रयास करें। एक बार और मैं पढ़ता हूँ कि इफ़ वी एक्सेप्ट दैट समथिंग इज रियल और एग्जिस्ट, मतलब अगर हम यह एक्सेप्ट करते हैं कि कोई चीज़ रियल है या कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है, और फिर हम ये मानते हैं, है ना, कि हम उसको नहीं जान सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई चीज़ है जो एग्जिस्ट करती है ना, और जो रियल है, लेकिन हम उसे नहीं जान सकते हैं, तो ये दर्शाता है कि हम जानते हैं कि हम नहीं जानते हैं। हाउ टू नो व्हाट गॉड और इन्फाइनिटी, तो इन गॉड को या कि इन्फिनिटी है उसको कैसे जाना जा सकता है? तो हीगल यूजेस द टर्म जीस्ट, एब्सोल्यूट आइडिया और यूनिवर्सल स्पिरिट। तो हीगल कौन कौन से टर्म यूज करते हैं? जीस्ट का टर्म यूज करते हैं, एब्सोल्यूट आइडिया का टर्म यूज करते हैं, या यूनिवर्सल स्पिरिट, सार्वभौमिक स्पिरिट, किसके लिए? गॉड के लिए। हीगल का कहना है कि वी कैन नो अबाउट गॉड, हम गॉड के बारे में जान सकते हैं। काहे से?
थ्रू आवर माइंड। और माइंड में हमारे क्या होता है, रीजन होता है। क्योंकि हमारे माइंड में रीजन होता है इसलिए हम गॉड को जान सकते हैं अपने माइंड के कारण। अपने माइंड से हम गॉड को जान सकते हैं। ही इज गोइंग फॉर इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंट स्कूल ऑफ फिलासफी। तो हीगल क्या करते हैं, बहुत सारी जो फिलासफी थी, फॉर एग्जांपल एम्पिरिसिज्म जो कि मैटर पर बेस्ड थी, लॉक इसको रिप्रेजेंट करते हैं। रैशनलिज्म जो कि बर्ड ऑफ आइडियाज़ को स्टडी करने का टारगेट रखती है, जो कि प्लेटो और इमैनुअल कांट द्वारा रिप्रेजेंट होती है। और रोमांटिसिज्म जो बिल के ट्रेडिशन को प्रोपोगेट करती है, और जो कि रूसो के वर्क्स में इसको देखा जा सकता है, को इंटीग्रेट करने की बात करते हैं। फॉर हीगल रियलिटी इज कम्प्रिहेंडिबल, मतलब रियलिटी को समझा जा सकता है। दैट इज रियल इज रेशनल, इसका मतलब है कि रियल रेशनल है। बट एट द सेम टाइम ही सेज दैट रियलिटी इज टू कॉम्प्लेक्स, अ सिंगल सिस्टम ऑफ थॉट इज नॉट सफिशियंट। और इसके साथ वो ये भी कहते हैं, है ना, वो कहते हैं कि रियल इज रेशनल और रियलिटी को समझा जा सकता है, लेकिन इसके साथ वो ये भी कहते हैं कि रियलिटी जो होती है बहुत कॉम्प्लेक्स होती है, बहुत जटिल होती है। तो उसे किसी एक सिंगल सिस्टम ऑफ थॉट के द्वारा नहीं समझा जा सकता है। तो कोई एक सिंगल सिस्टम ऑफ थॉट सफिशिएंट नहीं है रियलिटी को समझाने के लिए। गॉड क्या है, तो हीगल के लिए गॉड एक एब्सोल्यूट आइडिया है। गॉड एब्सोल्यूट रीजन है, मतलब गॉड इज द रीजन बिहाइंड एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट। तो जो भी चीज इस संसार में एग्जिस्ट करती है उसके पीछे कौन है, भगवान है। तो इटर्नलिज्म की जो फिलॉसफी यहीं से आती है। तो गॉड रिप्रेजेंट यूनिवर्सल स्पिरिट, तो गॉड यूनिवर्सल स्पिरिट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बिकॉज इट इज फाउंड इन ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग। क्यों, क्योंकि गॉड जो है तो हर जीवित और अजीवित व्यक्ति में पाए जाते हैं। फॉर हीगल रियलिटी इज कॉम्प्लेक्स, दैट इज वाई नीड ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंट स्कूल ऑफ फिलॉसफी। तो हीगल क्या कहते हैं कि रियलिटी कॉम्प्लेक्स है, जटिल है, इसीलिए बहुत सारी जो स्कूल ऑफ थॉट हैं, स्कूल ऑफ फिलॉसफी हैं, उनको इंटीग्रेट करने की ज़रूरत है। हीगल आल्सो सेज कि रियलिटी इज डायनेमिक प्रोसेस। तो हीगल ये भी कहते हैं कि रियलिटी एक डायनेमिक प्रोसेस है। टू अंडरस्टैंड ही गिव लॉ ऑफ डायलेक्टिक्स फॉर अंडरस्टैंडिंग द मूवमेंट ऑफ गॉड। तो चूंकि रियलिटी डायनेमिक है तो इसको समझने के लिए वो लॉज ऑफ डायलेक्टिक देते हैं, डायलेक्टिक्स के लॉ देते हैं, ताकि हम गॉड के मूवमेंट को समझ सकें। रेशनल इज रियल, रियल इज रेशनल, ये हमको समझना है। यहाँ पर हिस्टोरिकल आइडियलिज्म के कॉन्सेप्ट को समझना है और हीगल के लॉ ऑफ डायलेक्टिक्स को समझना है। तो हीगल की जो फिलॉसफी है उसका पर्पज क्या था, तो हीगल जो है तो कांत की जो प्रॉब्लम है उसको एड्रेस करना चाहते थे। तो कांत की क्या प्रॉब्लम थी कि इज देयर इज सम एस्पेक्ट ऑफ रियलिटी विच कैन नॉट बी अंडरस्टूड बाय ह्यूमन रीजन। तो कोई एक ऐसी रियलिटी है, एक रियलिटी का एक ऐसा कोई एस्पेक्ट है जिसे हम ह्यूमन रीजन से नहीं समझ सकते। कांत ये चीज बोलते हैं और ये कांत की प्रॉब्लम थी। हीगल वांटेड टू एस्टेब्लिश दैट इवन वर्ड ऑफ न्यूमेना और वर्ड ऑफ गॉड कैन बी अंडरस्टूड बाय ह्यूमन माइंड। और हीगल यह कहते हैं, हीगल यह बताना चाहते थे कि हम वर्ड ऑफ न्यूमेना या वर्ड ऑफ गॉड को भी अपने ह्यूमन माइंड से समझ सकते हैं। द कैपेसिटी ऑफ ह्यूमन माइंड टू अंडरस्टैंड द ट्रूथ इज इनफाइनाइट एज पर हीगल। तो हीगल के अनुसार जो ह्यूमन माइंड की कैपेसिटी है इनफाइनाइट को समझने की, जो ह्यूमन माइंड की कैपेसिटी है ट्रूथ को समझने की, वो इनफाइनाइट है, उसकी कोई सीमा नहीं। ही सेज वॉट एवर इज रियल बी इट द वर्ड ऑफ न्यूमेना और फिनोमिना इज रेशनल, मतलब नॉलेजेबल। तो जो कुछ भी रियल है, चाहे वह वर्ड ऑफ न्यूमेना हो या वर्ड ऑफ फिनोमिना हो, चाहे वह वर्ड ऑफ आइडिया हो या वर्ड ऑफ मैटर हो, उसको हम जान सकते हैं, है ना, उसको जाना जा सकता है। दैट इज भाई हीगल सेज रेशनल रियल इज रेशनल, इसीलिए हीगल क्या कहते हैं, रियल इज रेशनल। तो अब ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट ऑफ स्टेटमेंट क्या है,
रैशनल इज रियल। तो दिस पार्ट ऑफ स्टेटमेंट एक्सप्लेन हीगल्स मेटाफिजिक्स। तो ये पार्ट जो स्टेटमेंट का है कि रैशनल इज रियल, वो हीगल की मेटाफिजिक्स माने उनकी जो रियलिटी की अंडरस्टैंडिंग है, जो कि मेटाफिजिक्स क्या होता है? मेटाफिजिक्स होता है अंडरस्टैंडिंग ऑफ रियलिटी बियॉन्ड द फिजिकल वर्ल्ड। तो जो इस फिजिकल वर्ल्ड से परे जो रियलिटी होती है वो उसको मेटाफिजिक्स कहते हैं। तो जो ये स्टेटमेंट है रैशनल इज रियल, वो हीगल की मेटाफिजिक्स को एक्सप्लेन करता है। तो मेटाफिजिक्स क्या होती है? तो मेटाफिजिक्स में हम क्या समझते हैं मेटाफिजिक्स से? तो मेटाफिजिक्स में हम वी ट्राई टू अंडरस्टैंड वेदर समथिंग एग्जिस्ट बियॉन्ड द फिजिकल वर्ल्ड और नॉट। तो मेटाफिजिक्स में हम यह जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कोई ऐसी चीज है जो फिजिकल वर्ल्ड के बियॉन्ड एग्जिस्ट करती है। रैशनल इज रियल मतलब द एक्चुअल वर्ल्ड इन विच वी लिव वर्ड ऑफ फिनोमिना। तो रियल रैशनल इज रियल मतलब एक्चुअल वर्ल्ड वास्तविक संसार जहां हम रहते हैं, मतलब वर्ड ऑफ फिनोमिना। तो हीगल कहते हैं कि देयर इज नो कंप्लीट सेपरेशन बिटवीन वर्ड ऑफ आइडिया एंड वर्ड ऑफ मैटर। तो वर्ड ऑफ आइडिया और वर्ड ऑफ मैटर के बीच कोई कंप्लीट सेपरेशन नहीं है। रियल इज रैशनल एंड रैशनल इज रियल। तो व्हाट एवर रियलिटी एग्जिस्ट इट कैन बी नोन। तो जो रियल इज रैशनल का क्या मतलब है? जो कुछ भी रियलिटी है उसको समझा जा सकता है, उसको जाना जा सकता है। ऑन्टोलॉजी और एपिस्टेमोलॉजी। तो ऑन्टोलॉजी एक कंसेप्शन ऑफ नॉलेज की बात करता है, नॉलेज क्या अवधारणा होती है, और ये मेथड टू अंडरस्टैंड रियलिटी। तो ये कंसेप्शन ऑफ ऑन्टोलॉजी क्या है? कंसेप्शन ऑफ रियलिटी है। और एपिस्टेमोलॉजी क्या है? मेथड टू गेन रियलिटी। तो ये मेथड बताता है रियलिटी को जानने के लिए, टू नो रियलिटी। और रैशनल इज रियल ही मेटाफिजिक्स से एसोसिएटेड है। तो वेदर एनी रियलिटी एग्जिस्ट बियॉन्ड द फिजिकल वर्ल्ड और एक्चुअल वर्ल्ड। तो क्या कोई ऐसी रियलिटी है जो फिजिकल वर्ल्ड या एक्चुअल वर्ल्ड से परे है? हियर रियल इज यूज फॉर एक्चुअल वर्ल्ड द वर्ड इन विच वी लिव। तो यहाँ पर जो रियल वर्ड यूज किया गया है वो एक्चुअल वर्ड के लिए यूज किया गया है, वो ऐसा वर्ड जहाँ हम रहते हैं, मतलब वर्ड ऑफ फिनोमिना। तो रैशनल इज रियल सेकंड पार्ट है स्टेटमेंट का। रैशनल मतलब रियल, एक्चुअल वर्ड। तो हीगल क्या कहते हैं कि वर्ड ऑफ मैटर एंड वर्ड ऑफ आइडिया इज सेम। तो हीगल का मानना है कि जो वर्ड ऑफ मैटर है और वर्ड ऑफ आइडिया है दोनों एक ही चीज है। ऑल वर्ल्डली थिंग्स आर रिफ्लेक्शन ऑफ गॉड ऑन दिस अर्थ। तो जितनी भी सांसारिक वस्तुएं हैं वो ईश्वर का रिफ्लेक्शन है। हाँ, तो सभी सांसारिक वस्तुओं में ईश्वर की सत्ता है। सभी जो सांसारिक वस्तुएं हैं उनमें वो जो है तो ईश्वर का रिफ्लेक्शन है। तो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड गॉड वी कैन अंडरस्टैंड बाई लुकिंग एट द वर्ल्डली थिंग। तो अगर हमको गॉड को समझना है तो हमें जो सांसारिक वस्तुएं हैं उनकी ओर देखना पड़ेगा, है ना। तो अगर हम सांसारिक वस्तुओं को देखकर उनके बारे में अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो हम गॉड को भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हर वर्डुली सभी सांसारिक वस्तुओं में ईश्वर की सत्ता है। बिकॉज एवरीथिंग इज रिफ्लेक्शन ऑफ गॉड। क्यों? क्योंकि हर जो चीज है वो गॉड का ही रिफ्लेक्शन है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी कैन ब्रिंग इन दिस कॉन्टेक्स्ट। तो जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी का कॉन्सेप्ट है इस कॉन्टेक्स्ट में लाया जा सकता है। थस रैशनल इज रियल, इसलिए रैशनल इज रियल। गुड्स ऑफ फिजिकल वर्ल्ड इज रिफ्लेक्शन ऑफ गॉड। तो जो इस फिजिकल वर्ल्ड के वर्ड ऑफ फिनोमिना की जितनी भी वस्तुएं हैं वो गॉड का ही रिफ्लेक्शन है। और आइडिया एंड मैटर डू नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। और आइडिया और मैटर स्वतंत्र रूप से एग्जिस्ट नहीं करते, बट दे आर इन द स्टेट ऑफ को एग्जिस्टेंस, है ना। तो वो स्टेट ऑफ को एग्जिस्ट मतलब सह अस्तित्व के स्टेट में है, सह अस्तित्व की स्थिति में है। एंड वी कैन अंडरस्टैंड गॉड बाई अंडरस्टैंडिंग द वर्ड ऑफ मैटर। और हम गॉड को अंडरस्टैंड कर सकते हैं कैसे? अगर हम वर्ड ऑफ मैटर को समझ जाए। तो हेगेलियन मेटाफिजिक्स एक्सेप्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ रियलिटी बियॉन्ड फिजिकल वर्ल्ड। तो जो हेगेलियन मेटाफिजिक्स है, हेगेलियन का जो
मेटाफिजिक्स का कॉन्सेप्ट है, वो रियलिटी के एग्जिस्टेंस को बियॉन्ड दिस फिजिकल वर्ल्ड भी एक्सेप्ट करता है। तो हेगेलियन का जो मेटाफिजिक्स है वो ये मानता है कि रियलिटी इस फिजिकल वर्ल्ड के बियॉन्ड भी एग्जिस्ट करती है। ही सेज दैट आवर यूनिवर्स हैज़ 2 डायमेंशन। तो हमारा जो यूनिवर्स है उसके 2 डायमेंशन है, एक है स्पिरिचुअल डायमेंशन और दूसरा है मटेरियल और फिजिकल डायमेंशन। तो फिजिकल वर्ल्ड गॉड का रिफ्लेक्शन है। गॉड कौन होता है? गॉड इज यूनिवर्सल स्पिरिट। गॉड एक यूनिवर्सल स्पिरिट होती है, सार्वभौमिक सत्ता होती है। देयर इज एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड इन ऑल द थिंग्स ऑफ दिस वर्ल्ड। और इस संसार की सारी वस्तुओं में गॉड की सत्ता है, गॉड की प्रेजेंस है। तो रियल इज रेशनल, रेशनल इज रियल। तो ऑल दैट इज रियल इज नॉलेजेबल। तो जो कुछ भी सत्य है उसे जाना जा सकता है। और बोथ मैटर एंड आइडिया इज रियल। और दोनों मैटर और आइडिया दोनों रियल है। गॉड एक एब्सोल्यूट आइडिया है और सभी सांसारिक वस्तुओं में हम गॉड के एग्जिस्टेंस को, गॉड की अस्तित्व को हम देख सकते हैं। एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ गॉड, जीस्ट, स्पिरिट, एब्सोल्यूट माइंड और रीजन। तो जो भी चीज़ इस संसार में है वो गॉड का रिफ्लेक्शन है, वो जीस्ट का रिफ्लेक्शन है, वो स्पिरिट का रिफ्लेक्शन है, एब्सोल्यूट माइंड और एब्सोल्यूट रीजन का रिफ्लेक्शन है। हीगल क्या कहते हैं? हीगल कहते हैं कि हिस्ट्री ऑफ मैन काइंड इज मार्च ऑफ गॉड ऑन दिस अर्थ। तो जो मैन काइंड की हिस्ट्री रही है वो इस धरती पर ईश्वर का आगमन काइंड ऑफ है। तो हीगल इज कंबाइंग थ्री फिलोसॉफिकल सिस्टम इनटू वन। तो हीगल 3 जो फिलोसॉफिकल सिस्टम है, एम्पिरिसिज्म, वर्ड ऑफ मैटर। तो he says that looking at the worldly things we can realize the existence of God। तो अगर हम वर्ल्डली थिंग्स को देखते हैं तो हम गॉड के एग्जिस्टेंस को समझ सकते हैं। रैशनलिज्म, हीगल सजेस्ट दैट देयर इज एन एग्जिस्टेंस ऑफ आइडिया। तो हीगल का मानना था कि आइडिया एग्जिस्ट करता है, विच कैन बी अंडरस्टूड विद द एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। और जिसे हम अपने रीजन के एप्लीकेशन से जान सकते हैं। आप कहते हैं इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द मटेरियल थिंग कम्प्लीटली we need to understand even the idea behind। तो हीगल कहता है कि अगर हमें मटेरियल थिंग्स को पूरी तरह से जानना है तो हमें आइडिया को भी समझना पड़ेगा, है ना। आइडिया जो इसके पीछे छुपा हुआ है, आइडिया उसको भी समझना पड़ेगा। तो हीगल आइडियलिज्म इज क्लोजर टू अरिस्टोटल। तो जो हीगल का आइडियलिज्म है वो अरिस्टोटल के नज़दीक आता है। वो आल्सो बिलीव इन कोएग्जिस्टेंस ऑफ आइडिया एंड मैटर। क्यों? क्योंकि अरिस्टोटल भी आइडिया और मैटर के सह अस्तित्व की बात करते हैं। तो इन ऑर्डर टू नो समथिंग वी हैव टू नो द काज बिहाइंड इट। और अगर हमें किसी चीज़ को जानना है तो हमको उसके कॉज के बारे में, उसके कारण के बारे में जानना पड़ेगा। तो हीगल्स पोजीशन इज डिफरेंट फ्रॉम प्लेटो। तो हीगल की जो पोजीशन है वो प्लेटो से थोड़ा सा अलग है। कैसे? बिकॉज प्लेटो हेल्ड दैट वर्ड ऑफ मैटर इज द वर्ड ऑफ इल्यूजन एंड देयर इज नो नीड टू नो द वर्ड ऑफ मैटर। तो प्लेटो क्या कहते हैं? जो वर्ड ऑफ मैटर है, जो सांसारिक वर्ड है, वो एक है ना, एक काइंड ऑफ इल्यूजन है, वो एक भ्रम है, मोह माया है, और उसे जानने की भी कोई ज़रूरत नहीं। द नॉलेज ऑफ वर्ड ऑफ आइडिया इज इनफ। तो अगर हम वर्ड ऑफ आइडिया के नॉलेज को अटेन कर लेते हैं तो उतना ही काफ़ी है। ऑन द कंट्रेरी, इसके विपरीत हीगल क्या कहते हैं कि वी कैन नो द वर्ड ऑफ आइडिया बाय लुकिंग एट द वर्ड ऑफ मैटर। तो हीगल क्या कहते हैं कि हम वर्ड ऑफ आइडिया को जान सकते हैं कैसे? अगर हम वर्ड ऑफ मैटर को देखें। और तीसरी जो फिलॉसफी रही है वो क्या था? रोमांटिसिज्म। तो रोमांटिसिज्म रूसो के वर्क में पाई जाती है और हीगल के वर्क में भी पाई जाती है। रोमांटिसिज्म का क्या मतलब है? सम एलिमेंट ऑफ मिस्टिसिज्म, स्पिरिचुअलिज्म और एक्सेप्टिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। तो रोमांटिसिज्म क्या करता है? वो काइंड ऑफ है ना, मिस्टिसिज्म या स्पिरिचुअलिज्म के कुछ एलिमेंट को एक्सेप्ट करता है और वो गॉड के एग्जिस्टेंस को मानता है। तो व्हेन एनलाइटनमेंट मूवमेंट इज हैपनिंग एट द सेम टाइम काउंटर एनलाइटनमेंट मूवमेंट इज आल्सो हैपनिंग। तो जब एनलाइटन मूवमेंट हो रहा है तो उसके काउंटर में, उसके विपरीत एक काउंटर, तो उसी समय एक काउंटर इनलाइटन मूवमेंट भी हो रहा है। इनलाइटनमेंट मतलब मॉडर्निटी, सिंबॉलिक, जिसको रीजन और साइंस से सिंबलाइज किया जा सकता है। अगेंस्ट देम
set of scholars who have been the critics of enlightenment like Rousseau, he called for back to nature। तो एक इनलाइटनमेंट का मूवमेंट हो रहा था जहाँ पर साइंस और रीजन का बोलबाला था। वहीं दूसरी तरफ कुछ स्कॉलर्स थे जो इनलाइटनमेंट का विरोध कर रहे थे, फॉर एग्जांपल रूसो, जो नेचर में फिर से जाने की बात कर रहे थे। और ये जो मॉडर्निटी है, इनलाइटनमेंट है, वो रिलीजन, गॉड और स्पिरिट और नेचर के जो इम्पोर्टेंस है उसको डिनाई कर रहे थे। रूसो ब्रिंग्स एलिमेंट ऑफ रोमांटिसिज्म। तो इस प्रकार रूसो रहस्यवाद का, छायावाद का एलिमेंट लाता है अपने विचारों में। रूसो ने डिस्टिंक्शन किया है किस किस में, रियल विल में और एक्चुअल विल में। तो रियल विल क्या होती है? रियल विल इज ऑलवेज गुड। तो रियल विल होती है वो हमेशा सही होती है। तो इंटीग्रेशन ऑफ रियल विल इज जर्नल विल। अगर हम सभी रियल विल को मिला दें तो हमको जर्नल विल मिलती है। जर्नल विल क्या है? ये एक डिवाइन विल है और इसको हम गॉड की, भगवान की आवाज़ भी कह सकते हैं। और दिस टाइप ऑफ कंसेप्ट इज रोमांटिसिज्म। और इस टाइप का जो कॉन्सेप्ट है उसे ही रोमांटिसिज्म की संज्ञा दी जा सकती है। When Hegel is talking about the existence of God, he brings the element of romanticism in his philosophy। तो जब हीगल गॉड की एग्जिस्टेंस की बात करते हैं तो वो अपनी फिलॉसफी में रोमांटिसिज्म का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कर देते हैं। हीगल बिलीव दैट रियलिटी इज नॉलेजेबल एट इट इज टू कॉम्प्लेक्स। तो हीगल का मानना है कि रियलिटी कॉम्प्लेक्स है ना, रियलिटी को जाना तो जा सकता है लेकिन ये बहुत कॉम्प्लेक्स है। इट इज मल्टी डायमेंशनल, इसके बहुत सारे आयाम हैं। एंड वी कैन नॉट कैप्चर द इंटायर रियलिटी बाय सिंगल वे ऑफ थिंकिंग। और हम, है ना, पूरी रियलिटी को केवल एक सिस्टम ऑफ थिंकिंग से, है ना, सिंगल, अगर हम एक तरीके से सोचें, है ना, तो एक तरीके की सोच से, एक तरीके के सिस्टम ऑफ थॉट से हम पूरी जो रियलिटी है उसको कैप्चर नहीं कर सकते हैं। तो हीगल क्या करते हैं? वो इंटीग्रेशन करते हैं किसका? एम्पिरिसिज्म, रैशनलिज्म का और रोमांटिसिज्म को। तो तीनों प्रकार के जो स्कूल ऑफ थॉट हैं उनको उनका इंटीग्रेशन करने की बात करते हैं। और हीगल ये भी कहते हैं कि स्टेट इज मार्च ऑफ गॉड ऑन दिस अर्थ। और जो स्टेट है वो भगवान का इस धरती पर काइंड ऑफ आगमन है। तो जर्मन फिलॉसफी में एम्फेसिस किस पे दिया जाता है? स्पिरिट पे। और इंडियन फिलॉसफी में सोल में एम्फेसिस दिया जाता है। स्पिरिट और सोल में क्या अंतर होता है? तो स्पिरिट एक डेवलपिंग प्रोसेस है, मतलब वो डेवलप हो रही है, स्टैटिक नहीं। और सोल है इटर्नल स्टैटिक, मतलब एक ये स्टैटिक है, मतलब ये चलायमान नहीं, डायनेमिक नहीं है, ये हमेशा स्थिर रहती। तो हीगल का, अब चलिए हीगल के कंसेप्ट ऑफ रियलिटी को समझते हैं। तो हीगल कैन बी कॉल्ड एज फिलासफर ऑफ हिस्ट्री। तो हीगल को फिलासफर ऑफ हिस्ट्री के रूप में भी जाना जा सकता है। ही हैज़ गिवन फिलासफी आइडिया बिहाइंड ह्यूमन हिस्ट्री। तो उन्होंने जो ह्यूमन हिस्ट्री है उसके जो पीछे फिलासफी है, आइडिया है, उसकी बात की है। मतलब ऑल थिंग दैट वी सी, मतलब ह्यूमन हिस्ट्री मतलब जो भी चीज़ हम देखते हैं उसके पीछे उन्होंने रीजन दिया है, फिलासफी दी है। हीगल हिस्ट्री के फिलासफर हैं, फिलासफर ऑफ हिस्ट्री। स्टडी ऑफ एवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड। तो हिस्ट्री क्या है? जब हम मैनकाइंड के एवोल्यूशन की स्टडी करते हैं तो वो हिस्ट्री के अंतर्गत आता है। हाउ वेरियस इंस्टीट्यूशन हैव इमर्ज। कैसे बहुत सारे इंस्टीट्यूशन अपने अस्तित्व में आए। स्टडी ऑफ सोसाइटी, मतलब सोशल चेंज की जब हम स्टडी करते हैं तो वो भी हिस्ट्री के अंतर्गत आता है। हॉक्स का मानना था कि वी शुड गो फॉर स्टडी ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। तो हमें ह्यूमन हिस्ट्री के स्टडी के लिए जाना चाहिए। हीगल का व्यू क्या है? हीगल की थ्योरी, हीगल की फिलॉसफी क्या है हिस्ट्री के बारे में? तो हीगल व्यू ऑफ हिस्ट्री इज नोन एज हिस्टोरिकल आइडियलिज्म। तो हीगल के जो हिस्ट्री में हीगल ने जो अपने व्यू दिए हैं उसको हिस्टोरिकल आइडियलिज्म के नाम से जाना जाता था। तो हिस्टोरिकल आइडियलिज्म क्या है? तो अकॉर्डिंग टू हीगल ह्यूमन हिस्ट्री इज द रिजल्ट ऑफ द मूवमेंट ऑफ आइडियाज। तो जो ह्यूमन हिस्ट्री है वो इसका परिणाम है, वो जो आइडियाज के मूवमेंट का परिणाम है। जैसे जैसे आइडियाज आते गए, बढ़ते गए, मूवमेंट करते गए, वैसे ऐसे ह्यूमन हिस्ट्री इवॉल्व होती गई, डेवलप होती गई। इसका मतलब है कि आइडियाज आर मूविंग फोर्स ऑफ हिस्ट्री। तो इसका क्या मतलब है कि आइडियाज हिस्ट्री की
मूविंग फोर्स है। हाँ, तो आइडियाज़ ही हिस्ट्री को मूव कर रहे हैं। वाट काजेज चेंज इन हिस्ट्री, तो हिस्ट्री में चेंज किस कारण से होता है? तो हीगल कहते हैं कि आइडिया इन्फ्लुएंस हिस्ट्री। तो हीगल क्या कहते हैं कि जो आइडियाज़ होते हैं वो हिस्ट्री को इन्फ्लुएंस करते हैं। इसका क्या मतलब है कि द मटेरियल वर्ड और हिस्टोरिकल वर्ड इज़ द रिफ्लेक्शन ऑफ आइडिया। मतलब जो मटेरियल वर्ड है, जो हिस्टोरिकल वर्ड है, वो आइडिया का ही रिफ्लेक्शन है। फॉर हीगल हिस्ट्री इज द रिजल्ट ऑफ मूवमेंट ऑफ आइडिया। तो हीगल के लिए हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री रिजल्ट ऑफ मूवमेंट ऑफ आइडिया है। देयरफॉर हीगल की जो थ्योरी है, फिलॉसफी है, इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री है, वो क्या है? उसको हम हिस्टोरिकल आइडियलिज्म कहते हैं। बाय दिस डेफिनेशन ह्यूमन हिस्ट्री इज द रिफ्लेक्शन ऑफ गॉड और यूनिवर्सल स्पिरिट। तो इस डिफिनीशन से अगर हम जाएं तो ह्यूमन हिस्ट्री क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ गॉड है ना, रिफ्लेक्शन ऑफ यूनिवर्सल स्पिरिट है। देन ही सेज स्टेट इज द मार्च ऑफ गॉड ऑन दिस अर्थ। और फिर वो हीगल कहते हैं कि जो स्टेट है वो गॉड का इस धरती पर काइंड ऑफ आगमन है। हिस्ट्री इज रिजल्ट ऑफ मूवमेंट ऑफ आइडिया। तो हिस्ट्री किसका रिजल्ट है? मूवमेंट ऑफ आइडियाज का। विच टाइप ऑफ मूवमेंट, किस प्रकार का मूवमेंट इज फाउंड इन हिस्ट्री। तो हिस्ट्री में किस प्रकार का मूवमेंट पाया जाता है? तो हीगल के अनुसार हिस्ट्री इज द रिजल्ट ऑफ डायलेक्टिकल मूवमेंट ऑफ आइडिया। तो हिस्ट्री क्या है हीगल के अनुसार? हिस्ट्री है डायलेक्टिकल मूवमेंट ऑफ आइडिया। बेसिकली एज पर हीगल हिस्ट्री इज द रिजल्ट ऑफ डायलेक्टिक्स ऑफ आइडियाज। तो हीगल के अनुसार हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री डायलेक्टिक्स ऑफ आइडिया का रिजल्ट। हीगल हैज गिवन डायलेक्टिकल आइडियलिज्म। हीगल ने डायलेक्टिकल आइडियलिज्म का कॉन्सेप्ट दिया। हीगल एंड मार्क्स बोथ आर फिलासफर ऑफ हिस्ट्री। तो हीगल और मार्क्स दोनों हिस्ट्री के फिलासफर हैं। हीगल क्या कहते हैं कि आइडिया इज द कॉज बिहाइंड हिस्ट्री। तो हीगल क्या कहते हैं कि जो हिस्ट्री का जो मूविंग फोर्स रही है, जो हिस्ट्री का कारक रहा है, वो आइडिया है। इसलिए हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म का कॉन्सेप्ट हीगल देते हैं। और मार्क्स क्या कहते हैं? मार्क्स कहते हैं कि मैटर इज द काज बिहाइंड हिस्ट्री। तो मार्क्स क्या कहते हैं कि मैटर हिस्ट्री के पीछे का कारक है। इसलिए मार्क्स हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म का कॉन्सेप्ट देते हैं, जिसे आगे वाले अध्याय में हम लोग पढ़ेंगे। तो फिलासफर ऑफ हिस्ट्री एक तो हीगल हैं, दूसरे मार्क्स हैं। तो मार्क्स कहते हैं कि हिस्ट्री चेंजेस भिन्न आइडियोलॉजिकल स्ट्रक्चर चेंज। तो हीगल क्या कहते हैं कि हिस्ट्री तभी चेंज होती है जब आइडियोलॉजिकल वैचारिक संरचनाएं जब चेंज होती हैं, जब हिस्टोरिकल स्ट्रक्चर चेंज होते हैं, हिस्ट्री तब चेंज होती है। और मार्क्स क्या कहते हैं कि हिस्ट्री चेंजेस भिन्न मटेरियल स्ट्रक्चर और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर चेंजेस। तो मार्क्स के अनुसार हिस्ट्री तब चेंज होती है जब मटेरियल स्ट्रक्चर या इकोनॉमिक स्ट्रक्चर चेंज होते हैं। दोनों का अलग अलग कॉन्सेप्ट है। हीगल कहते हैं हिस्ट्री इज द रिजल्ट ऑफ डायलेक्टिक्स ऑफ आइडिया, मीन्स आइडिया मूव्स इन डायलेक्टिकल मैनर। तो हीगल क्या कहते हैं कि हिस्ट्री क्या है? डायलेक्टिक्स ऑफ आइडिया का रिजल्ट है। इसका मतलब है कि आइडिया डायलेक्टिकल मैनर में मूव करता है, इसलिए उन्होंने डायलेक्टिकल आइडियलिज्म का फोर्स कॉन्सेप्ट दिया। मार्क्स क्या कहते हैं कि हिस्ट्री इज रिजल्ट ऑफ डायलेक्टिक्स ऑफ मैटर। तो मार्क्स के अनुसार हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री एक रिजल्ट है किसका? मैटर्स के डायलेक्टिक्स का। इसलिए उनसे डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म का कॉन्सेप्ट आता है। तो हीगल का जो हिस्टोरिकल आइडियलिज्म है और मार्क्स का जो हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म है, मीन्स व्हाट इज द मेजर काज बिहाइंड हिस्ट्री। तो दोनों को मिला के क्या मूविंग फोर्स है हिस्ट्री के पीछे? तो हीगल तो कहते हैं कि आइडिया है मूविंग फोर्स बिहाइंड हिस्ट्री, है ना, आइडिया इज द काज बिहाइंड हिस्ट्री। और मार्क्स क्या कहते हैं कि मैटर इज काज बिहाइंड हिस्ट्री। तो हिस्ट्री के पीछे जो कारक है वो मैटर। तो हीगल का कॉन्सेप्ट है डायलेक्टिकल आइडियलिज्म का और मार्क्स का कॉन्सेप्ट है डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म का, है ना। तो दोनों एक डायलेक्टिक्स को मोशन मानता है हिस्ट्री का, इन हिस्ट्री, और एक मैटर को मानता है, टाइप ऑफ मोशन इन हिस्ट्री। हीगल्स कॉन्सेप्ट ऑफ डायलेक्टिकल आइडियलिज्म और व्हाट इज हीगल कॉन्सेप्ट ऑफ डायलेक्टिक्स। तो हीगल का डायलेक्टिकल आइडियलिज्म का क्या कॉन्सेप्ट है, या हीगल जो है तो डायलेक्टिक्स को कैसे समझते हैं।
तो हीगल्स गिव द 3 लॉ ऑफ डायलेक्टिक्स। तो हीगल डायलेक्टिक्स के 3 नियम बताते हैं, 3 लॉज देते हैं। व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ डायलेक्टिक्स? डायलेक्टिक्स का क्या कंसेप्ट है? डायलेक्टिकल मेथड इज एन इन्वेंशन ऑफ सोक्रेटिस। तो डायलेक्टिकल जो मेथड है उसे सोक्रेटिस ने खोजा था। पर्पज क्या था? पर्पज टू गिव डायलेक्टिकल मेथड वाज टू अराइव एट ट्रुथ। तो जो डायलेक्टिकल मेथड देने के पीछे पर्पज था वो था कि हम ट्रुथ तक कैसे पहुंचे, है ना। तो डायलेक्टिकल मेथड देने का जो पर्पज था वो था ट्रुथ तक पहुंचना। और डायलेक्टिक्स कैन बी रिप्रेजेंटेड थ्रू अ इक्वेशन। तो डायलेक्टिक्स को एक इक्वेशन के माध्यम से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। जैसे ये एक थेसिस होगा, फॉर एग्जाम्पल कोई आर्गूमेंट हो, फिर उसका एंटीथेसिस बनेगा, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई थेसिस है कि पृथ्वी गोल है, और दूसरा एंटीथेसिस क्या बना कि पृथ्वी गोल नहीं, पृथ्वी सपाट है। सिंथेसिस एक न्यू थेसिस बन जाएगा। तो सिंथेसिस क्या होगा? आर्गूमेंट विच इज करेक्ट आर्गूमेंट। तो सिंथेसिस कौन सा आर्गूमेंट है? एक करेक्ट आर्गूमेंट है। फॉर एग्जाम्पल इसमें हमने कहा कि पृथ्वी गोल है, थेसिस था। एंटीथेसिस था पृथ्वी सपाट है। और जब हमने ऑब्जर्व किया, जब हमने साइंस का इन्वेंशन किया, पता चला तो जो पृथ्वी है वो गोल है। तो ये एक सिंथेसिस बन गया, मतलब ये एक न्यू थेसिस बन गया, है ना। सिंथेसिस क्या है? एक ऐसा आर्गुमेंट है जिसे एक्सेप्ट कर लिया गया है, जो करेक्ट है। फॉर एग्जाम्पल पृथ्वी गोल है, और ये न्यू थेसिस बन गया। और उसका एक एंटीथेसिस बनेगा। एंटीथेसिस क्या बनेगा कि पृथ्वी गोल नहीं है, पृथ्वी चपटी है। तो पृथ्वी चपटी है ना, अपने ध्रुवों पे पृथ्वी चपटी हुई है। तो ये एक एंटीथेसिस बन जाएगा। अब सिंथेसिस क्या निकलेगा कि नहीं, पृथ्वी देखने में तो गोल लगती है लेकिन ये अपने ध्रुवों पर काइंड ऑफ चपटी हुई है, तो पृथ्वी कुछ इस प्रकार है। तो सिंथेसिस क्या बना कि नहीं, पृथ्वी चपटी है। और ऐसा हमेशा चलता रहेगा। फिर कोई कॉन्सेप्ट आएगा कि नहीं, पृथ्वी न तो चपटी है न तो गोल है, उसका कोई दूसरा ही आकार है ना। तो इस तरह से ये जो है तो डायलेक्टिक्स है वो चलता रहेगा। कब तक? जब तक फाइनल सिंथेसिस नहीं मर्ज हो जाता है। तो डायलेक्टिक्स इज अ मेथड इन्वेंटेड बाय सोक्रेटिस टू अंडरस्टैंड। तो डायलेक्टिक एक मेथड था जो सोक्रेटिस के द्वारा इन्वेंट किया गया था ट्रुथ को समझने के लिए। आइडिया बिहाइंड डायलेक्टिक्स इज कंट्राडिक्शन कन्फ्लिक्ट। तो डायलेक्टिक्स के पीछे क्या कारण है, क्या आइडिया है? कंट्राडिक्शन या कन्फ्लिक्ट। Hegel applied the concept of dialectics to understand the motion और movement of human history। तो हेगल ने जो डायलेक्टिक्स का कॉन्सेप्ट अप्लाई किया, किस लिए किया? ताकि वह मूवमेंट ऑफ हिस्ट्री को समझ सके, जो हिस्ट्री का मोशन हुआ है उसको समझ सके। तो अकॉर्डिंग टू हेगल के अनुसार ह्यूमन हिस्ट्री कैन बी सीन एज द रिजल्ट ऑफ डायलेक्टिक्स और कंट्राडिक्शन ऑफ आइडिया। तो हेगल के अनुसार ह्यूमन हिस्ट्री को डायलेक्टिक्स का रिजल्ट माना जा सकता है या आइडियाज का कंट्राडिक्शन के रूप में देखा जा सकता है। तो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड डायलेक्टिक्स हीगल हैज गिवन 3 लॉज ऑफ डायलेक्टिक्स। तो डायलेक्टिक्स को समझने के लिए हीगल ने डायलेक्टिक्स के 3 लॉज बताए हैं। कौन कौन से? पहला लॉज है यूनिटी ऑफ अपोजिट्स, निगेशन ऑफ निगेशन, और जो तीसरा है क्वांटिटी चेंजेज इनटू क्वालिटी। तो जो मात्रा है वो गुण में बदल जाता है। और निगेशन ऑफ निगेशन, यूनिटी ऑफ अपोजिट्स, ये 3 लॉज हैं डायलेक्टिक्स के। चलिए आगे देखते हैं। तो यूनिटी ऑफ अपोजिट, इसका मतलब क्या है? दिस इज लॉ ऑफ यूनिवर्स, यह लॉ का यूनिवर्स है। दैट अपोजिट्स आर प्रेजेंट टुगेदर, मतलब जो अपोजिट, जो विपरीत चीज़ें होती हैं वो एक साथ प्रेजेंट रहती हैं। मतलब फॉर एवरी आइडिया एग्जिस्ट इट्स अपोजिशन आल्सो, फॉर एवरी आइडिया एग्जिस्ट इट्स अपोजिशन। तो हर एक आइडिया का एक अपोजिशन, एक अपोजिट आइडिया होता है। अगर गॉड एग्जिस्ट करता है तो शैतान भी एग्जिस्ट करता है, अगर दिन होगा तो रात होगी, लाइफ है तो डेथ होगी, सक्सेस है तो फेलियर है। तो इफ आइडिया एग्जिस्ट मैटर आल्सो एग्जिस्ट। तो अगर आइडिया है तो मैटर होगा। निगेशन ऑफ निगेशन क्या है कि इट इज द लॉ ऑफ यूनिवर्स
दैट निगेटिविटी गेट्स निगेटेड। तो है ना, ये यूनिवर्स का लॉ है कि क्या क्या नेगेटिविटी निगेट हो जाती है। कैसे, इसका क्या मतलब है? बिटवीन द टू आइडियाज द आइडिया विच इज हायर इन ट्रूथ विल मूव फॉरवर्ड एंड द आइडिया विच इज लेसर ट्रूथ विल कंटेन मोर कंट्राडिक्शन विल डाई। तो बिटवीन टू आइडिया, दो आइडियाज के बीच में, द आइडिया विच इज हायर इन ट्रूथ, तो जो आइडिया जो कि हायर है, सत्य में जो आइडिया ज़्यादा हायर है, विल मूव फॉरवर्ड, वो आगे बढ़ेगा। और आइडिया विच इज लेसर इन ट्रूथ, जो सत्य में जो सत्य ज़्यादा हायर होगा, जो आइडिया ज़्यादा बड़ा होगा, ज़्यादा ट्रुथ में ज़्यादा हायर होगा, वो आगे बढ़ेगा। और जो आइडिया लेसर ट्रुथ होगा, जिसमें कंट्राडिक्शन होंगे, वो अल्टीमेटली खत्म हो जाएगा। मतलब निगेटिविटी गेट्स निगेटेड। तो जो लाइफ है, और लाइफ और डेथ में जो लाइफ है वो लेसर ट्रुथ है। हाँ, तो लाइफ और डेथ को एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन जो लाइफ है वो लेसर ट्रुथ है और डेथ है हायर ट्रुथ। तो हम अपनी वी आल मूव टुवर्ड्स डेथ बिकॉज इट इज हायर ट्रुथ। तो हम डेथ की ओर लगातार बढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि यह ज़्यादा बड़ा सत्य है। इसका क्या मतलब हुआ कि एवरी नेक्स्ट स्टेज इन हिस्ट्री इज द सुपीरियर टू प्रीवियस स्टेज। तो इस हिस्ट्री की हर स्टेज अपनी प्रीवियस स्टेज से सुपीरियर होती है, और इसे ह्यूमन हिस्ट्री का प्रोग्रेसिव व्यू कहा जा सकता है। लेकिन भारत के केस में, भारत के केस में थोड़ा सा कंट्राडिक्शन। क्यों? क्योंकि हम सतयुग से कलयुग की तरफ बढ़े। मतलब ये काइंड ऑफ रिग्रेसिव व्यू है। हम सतयुग जहाँ एक है ना बहुत ही सुपीरियर स्टेज थी, हम उससे इन्फीरियर स्टेज की ओर बढ़े। तो ये काइंड ऑफ भारत में थोड़ा सा कंट्राडिक्शन देखने को मिलता है। चलिए थर्ड लॉ की ओर देख पढ़ते हैं। तो थर्ड लॉ है कि क्वालिटी चेंजेज इनटू क्वांटिटी। तो क्वालिटी क्वांटिटी में चेंज हो जाती है। तो क्वालिटी मतलब चेंज इन अमाउंट, क्वांटिटी मतलब तो अमाउंट में चेंज होता है। चेंज इन डिग्री, डिग्री में चेंज होता है, तो ये काइंड ऑफ स्मेलर चेंज होता है। और चेंज इन डिफरेंट टाइप्स और काइंड, तो जब क्वालिटी में चेंज होता है तो इसका मतलब है कि चेंज इन डिफरेंट टाइप और काइंड, तो ये हायर चेंज होता है, ये कंप्लीट चेंज होता है। इसका मतलब है कि स्टेजेज इन हिस्ट्री आर नॉट इंटायरली डिस्टिंक्ट, दे आर इंटरकनेक्टेड एंड दे ओनली अपीयर डिस्टिंक्ट। तो जो हिस्ट्री में स्टेजेज हैं, जो हिस्ट्री में बेस स्टेज होती हैं, वो पूरी तरह से अलग नहीं है ना, वो आपस में इंटरकनेक्टेड है। और दो वो मतलब लगती ऐसे हैं कि वो डिस्टिंक्ट हैं, लेकिन वो इंटरकनेक्टेड है, वो पूरी तरह से डिस्टिंक्ट, पूरी तरह से अलग नहीं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हीगल के लॉज ऑफ डायलेक्टिक्स, कंसेप्ट ऑफ स्टेट का, सिविल सोसाइटी और फ्रीडम के बारे में समझेंगे, और यहाँ पर मार्क्सिज्म कम्युनिज्म के बारे में भी समझेंगे। तो चलिए, हीगल कंसीडर्ड एज फिलासफर ऑफ हिस्ट्री। तो हीगल को फिलासफर ऑफ हिस्ट्री के रूप में देखा जाता है। हीगल व्यू इज ह्यूमन हिस्ट्री ना, तो ह्यूगल व्यू ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री इज रिफ्लेक्शन ऑफ। तो हीगल का क्या व्यू है कि जो ह्यूमन हिस्ट्री है, ह्यूमन हिस्ट्री इज रिफ्लेक्शन ऑफ यूनिवर्सल स्पिरिट यानी गॉड। तो हॉब्स का मानना है कि जो ह्यूमन हिस्ट्री है वो यूनिवर्सल स्पिरिट यानी गॉड का रिफ्लेक्शन है। मतलब इट इज मार्च ऑफ गॉड ऑन दिस अर्थ, मतलब ये गॉड का इस धरती पर काइंड ऑफ आगमन है। ह्यूमन हिस्ट्री इज ग्रेजुअल अनफोल्डिंग ऑफ एब्सोल्यूट आइडिया। तो जो ह्यूमन हिस्ट्री है वो एब्सोल्यूट आइडिया की एक धीरे धीरे परत दर परत खुलने का एक काइंड ऑफ प्रोसेस है। तो ह्यूमन हिस्ट्री स्टेज बाय स्टेज खुलती जा रही है और एक अपने आप को एब्सोल्यूट आइडिया की ओर बढ़ा रही है। हिस्ट्री के पीछे क्या कारक है? तो हिस्ट्री के पीछे आइडिया इज कॉल्ड है ना, आइडिया कारक है जिसे हिस्टोरिकल आइडियलिज्म कहा जाता है। मैनर इन विच आइडिया मूव, तो आइडिया किस मैनर में, किस तरीके से आइडिया मूव होता है? तो आइडिया मूव्स इन डायलेक्टिकल मोशन। तो आइडिया एक डायलेक्टिकल मोशन में आगे बढ़ता है।
व्हाट इज द काज बिहाइंड हिस्ट्री, तो हिस्ट्री के पीछे क्या कारण है? तो अकॉर्डिंग टू हीगल काज बिहाइंड हिस्ट्री इज डायलेक्टिकल मूवमेंट ऑफ आइडिया। तो हीगल के अनुसार जो हिस्ट्री के पीछे का कारण है वो आइडियाज का डायलेक्टिक मूवमेंट होता है। तो टू अंडरस्टैंड डायलेक्टिकल मूवमेंट, हाउ टू अंडरस्टैंड डायलेक्टिकल मूवमेंट, डायलेक्टिकल मूवमेंट को कैसे समझा जा सकता है? तो हीगल हैज गिवन 3 लॉज ऑफ डायलेक्टिक। तो हीगल ने डायलेक्टिक्स के 3 लॉज दिए हैं। यूनिटी ऑफ अपोजिट, इसका क्या मतलब है कि अब मोशन क्यों होता है? नेचर ऑफ मोशन, मतलब निगेटिविटी गेट्स निगेटेड, निगेशन ऑफ निगेशन। तो नेचर ऑफ मोशन कैसा है कि जो निगेटिविटी होती है वो खारिज हो जाती है, मतलब निगेशन ऑफ निगेशन। तो जो लेसर ट्रूथ होगा, जो ट्रूथ लेसर इन डिग्री होगा वो सबसाइड हो जाएगा, और जो हायर ट्रूथ होगा वो प्रिवेल करेगा। फॉर एग्जांपल डेथ और लाइफ में दोनों कोएग्जिस्ट करते हैं, लेकिन लाइफ हायर लेसर ट्रूथ है और डेथ हायर ट्रूथ है, इसलिए लाइफ के ऊपर डेथ प्रिवेल करेगा। क्वांटिटी चेंजेस इनटू क्वालिटी, और क्वांटिटी जो है तो अल्टीमेटली क्वालिटी में चेंज हो जाती है। तो हाब्स का डिस्क्रिप्शन ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री बाई हीगल, तो हीगल के द्वारा जो ह्यूमन हिस्ट्री का डिस्क्रिप्शन कैसे दिया गया? तो ह्यूमन हिस्ट्री इज रिजल्ट ऑफ डायलेक्टिकल मूवमेंट ऑफ एब्सोल्यूट आइडिया, यूनिवर्सल स्पिरिट और जिस्ट। तो ह्यूमन हिस्ट्री क्या है? ह्यूमन हिस्ट्री किस चीज़ का रिजल्ट है? ह्यूमन हिस्ट्री डायलेक्टिकल मूवमेंट ऑफ एब्सोल्यूट आइडिया, यूनिवर्सल स्पिरिट और जिस्ट का रिजल्ट है। इसका मतलब द यूनिवर्सल स्पिरिट रिवील्स द डिफरेंट डायमेंशन ऑफ इटसेल्फ इन ह्यूमन हिस्ट्री। तो जो यूनिवर्सल स्पिरिट है वो अपने आप के बहुत सारे डायमेंशन को रिवील करती है ह्यूमन हिस्ट्री में। तो जो यूनिवर्सल स्पिरिट है वो ह्यूमन हिस्ट्री में अपने विभिन्न डायमेंशन को अनफोल्ड करती है, रिवील करती है। यूनिवर्सल स्पिरिट क्या है? एवरीथिंग कम्स अंडर यूनिवर्सल स्पिरिट। तो हर चीज़ यूनिवर्सल स्पिरिट के अंतर्गत आती है। फॉर एग्जांपल लैंड, वाटर, प्लांट, ट्रीज, बर्ड्स, एनिमल, मैन, फैमिली, सिविल सोसाइटी, स्टेट। तो जो यूनिवर्सल स्पिरिट थी वो पहले लैंड और वाटर में थी, फिर प्लांट में आई, फिर ट्रीज हुआ, फिर बर्ड्स बने, फिर एनिमल हुए, फिर मैन बना, फिर मैन ने फैमिली बनाई, और फिर फैमिली से सिविल सोसाइटी बनी, सिविल सोसाइटी से स्टेट। तो स्टेट जो है तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ यूनिवर्सल स्पिरिट इज इन द स्टेट। जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ यूनिवर्सल स्पिरिट है तो लैंड और वाटर में कुछ कम स्पिरिट होगी, प्लांट में उससे ज़्यादा होगी, ट्रीज में उससे ज़्यादा होगी, बर्ड्स में उससे ज़्यादा होगी, एनिमल में और ज़्यादा होगी, मैन में बहुत ज़्यादा होगी, फैमिली में मैन से भी ज़्यादा होगी, सिविल सोसाइटी में ज़्यादा होगी, स्टेट में सबसे ज़्यादा होगी। मतलब स्टेट में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ यूनिवर्सल स्पिरिट होगी। फॉर एग्जाम्पल लैंड, बोथ मैटर प्लस आइडिया इज प्रेजेंट। तो धरती मेरी माँ है, मैटर एंड आइडिया इज प्रेजेंट। तो मटेरियलिस्टिक और फिजिकल वर्ल्ड से बिलोंग करता है लैंड, है ना। तो ये अब 3 इंस्टीट्यूशन हीगल टॉक्स अबाउट। तो हीगल 3 इंस्टीट्यूशन के बारे में बात करते हैं। पहला है फैमिली, दूसरा है सिविल सोसाइटी और तीसरा है स्टेट। तो फैमिली में यूनिटी ऑफ अपोजिट इन एवरीथिंग, ये कैसे है? यूनिटी ऑफ अपोजिट इन एवरीथिंग, अल्ट्रुइज्म लव गुड थिंग है, और पार्टिकुलरिज्म लव लिमिटेड ओनली टू इट्स मेंबर। तो फैमिली में क्या है? यूनिटी ऑफ अपोजिट, मतलब 2 अलग अलग कंट्राडिक्टिंग आइडियाज एग्जिस्ट करते हैं। तो लव भी है ना। तो अल्ट्रुइज्म है जो कि लव को डिनोट करता है, जो कि एक अच्छी चीज़ है, लेकिन जो कि पॉजिटिव है। और निगेटिव क्या है? पार्टिकुलरिज्म है। पार्टिकुलरिज्म मतलब लव जो है तो जो फैमिली का लव होता है वो उसके मेंबर तक सीमित रहता है, बहुत ज़्यादा विस्तृत नहीं होता है। सिविल सोसाइटी में यूनिटी ऑफ अपोजिट का कॉन्सेप्ट कैसे अप्लाई होगा? तो जो इगोइज्म है वो माइनस में रहता है, तो सिविल सोसाइटी में सेल्फ इंटरेस्ट प्रिवेल करता है, और यूनिवर्सलिज्म भी रहता है इसमें, तो ये काइंड ऑफ पॉजिटिव है। तो हियर आल्सो यूनिटी ऑफ अपोजिट होती है। वट एवर रूल एग्जिस्ट इट एग्जिस्ट फॉर ऑल। तो जो भी रूल्स हैं सोसाइटी में वो सबके लिए एग्जिस्ट होते हैं। और जो स्टेट है वो यूनिवर्सल है, मतलब यहाँ पर केवल पॉजिटिव ही रहेगा, मतलब
अल्ट्रुइज्म प्रिवेल करेगा यहाँ पास। तो हेगल क्या कहते हैं कि स्टेट इज मार्च ऑफ गॉड ऑन दिस अर्थ, मार्च ऑफ गॉड इज इन डायलेक्टिकल मोशन। तो जो गॉड का मार्च है वो डायलेक्टिकल मोशन में है। सबसे पहले मैन आया, मतलब ठीक है, लैंड वैंड आया, वो जिसे पिछली बार हमने यहाँ पर पढ़ा था, लैंड आया, प्लांट, ये सब। पर हम क्रोनोलॉजी को कहाँ से मैन समझते हैं, तो मैन आया, मैन ने फैमिली को जन्म दिया, फैमिली से सिविल सोसाइटी बनी, और सिविल सोसाइटी बहुत सारी मिलके स्टेट बना। तो जो फैमिली है उसमें अल्ट्रुइज्म होता है, वो एक अच्छा आइडिया है। लेकिन पर्टिकुलरिज्म होता है कि फैमिली के अंदर लव होता है, स्नेह होता है, लेकिन फैमिली को जो स्नेह होता है वो लिमिटेड होता है, तो ये एक बैड आइडिया है। फिर सिविल सोसाइटी आई, तो सिविल सोसाइटी में यूनिवर्सलिज्म होता है ना, जो रूल्स होंगे वो सबके लिए अप्लाई होंगे इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग। लेकिन ईगोइज्म होता है, तो उसमें सिविल सोसाइटी में काइंड ऑफ ईगोइज्म पाया जाता है। लेकिन जो स्टेट है वो यूनिवर्सलिज्म को रिप्रेजेंट करता है, अल्ट्रुइज्म को रिप्रेजेंट करता है, ये है। तो लॉज ऑफ डायलेक्टिक्स क्या है, यूनिटी ऑफ अपोजिट, मतलब अगर प्लस होगा तो माइनस होगा, दिन है तो रात होगी, भगवान है तो शैतान होगा। निगेटिविटी, निगेशन ऑफ निगेशन, मतलब जो लेसर ट्रूथ होगा वो अल्टीमेटली खत्म हो जाएगा और हायर ट्रूथ प्रिवेल करेगा। डायलेक्टिकल मोशन सेज एवरी नेक्स्ट स्टेज इज रूटेड इन द प्रीवियस स्टेज। डायलेक्टिकल मोशन क्या कहता है कि हर अगली स्टेज अपने प्रीवियस स्टेज पर बेस्ड होती है। इसका मतलब है कि इट इज फ्रॉम मैन फैमिली कम इनटू एग्जिस्टेंस, तो मैन से फैमिली का अस्तित्व होता आता है, फैमिली से सिविल सोसाइटी बनती है, और सिविल सोसाइटी अल्टीमेटली स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है ना। दिस इज द एक्सप्लेनिंग इन थर्ड लॉज। तो ये जो है तो थर्ड लॉज में एक्सप्लेन किया गया है, कैसे कि डायलेक्टिक्स क्वालिटी चेंजेज इनटू क्वांटिटी। तो मैन चेंजेज इनटू फैमिली, फिर चेंजेज इनटू सिविल सोसाइटी और स्टेट। तो माने स्मॉल चेंजेस लेड टू क्वालिटेटिव चेंज, थोड़े थोड़े चेंज हुए और अंत में क्वालिटेटिव चेंज स्टेट के रूप में उभर के आया। और एवरी नेक्स्ट स्टेज इज मोर प्रोग्रेसिव देन प्रीवियस स्टेज। तो जो नेक्स्ट स्टेज है, फॉर एग्जांपल मैन, जब फैमिली बनती है तो मैन से ज़्यादा प्रोग्रेसिव होगी, सिविल सोसाइटी फैमिली से ज़्यादा प्रोग्रेसिव होगी, और स्टेट बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव होगी। तो हर नेक्स्ट स्टेज अपनी प्रीवियस स्टेज से प्रोग्रेसिव होगी। हीगल का व्यू क्या है स्टेट पर, तो स्टेट इज मार्च ऑफ गॉड ऑन दिस अर्थ। तो हीगल का मानना है कि स्टेट जो है तो मार्च ऑफ गॉड है इस धरती पर। स्टेट इज एक्चुअली द एंड पॉइंट, कल्मिनेशन ऑफ मूवमेंट ऑफ गॉड। तो स्टेट क्या है, एंड पॉइंट है, जो कि कल्मिनेशन है, मतलब अंतिम बिंदु है किसका, गॉड के मूवमेंट का। मतलब स्टेट, गॉड अपने आप को स्टेट में आके पूरी तरह से एक्सप्रेस कर लेता है। अब इस है ना 100% स्टेट अपने आप को स्टेट में, गॉड 100% स्टेट में अपने आप को रिवील कर लेता है, उससे ज़्यादा गॉड के पास कुछ बचता नहीं है रिवील करने के लिए। तो स्टेट रिप्रेजेंट एंड ऑफ हिस्ट्री। तो स्टेट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड ऑफ हिस्ट्री रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब है कि दैट आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ स्टेट देयर इज नो फर्दर मूवमेंट एंड देयर इज नो फर्दर इंस्टीट्यूशन। तो अगर स्टेट का फॉर्मेशन हो गया है तो फिर अब कोई मतलब आगे मूवमेंट नहीं होगा, मतलब अब कोई फर्दर नया इंस्टीट्यूशन नहीं बनाया जाएगा। स्टेट रिप्रेजेंट द एंड पॉइंट, एंड ऑफ हिस्ट्री। तो स्टेट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हिस्ट्री के अंतिम बिंदु को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब है कि स्टेट इज द हाईएस्ट ऑफ ऑल इंस्टीट्यूशन। इसका मतलब है कि स्टेट सभी इंस्टीट्यूशनों में हाईएस्ट है। इट इम्प्लाइज दैट देयर इज नो इंस्टीट्यूशन ओवर एंड अबव द स्टेट। इसका ये भी मतलब हुआ कि स्टेट से बढ़कर कोई इंस्टीट्यूशन नहीं। वाई हिस्ट्री एंड्स इन स्टेट। तो हिस्ट्री स्टेट पे आके क्यों खत्म हो जाती है। हिस्ट्री इज द मूवमेंट इज ड्यू टू यूनिटी ऑफ अपोजिट, सो वंस अपोजिट्स एंड मोशन एंड्स बिकॉज स्टेट रिप्रेजेंट ओनली पॉजिटिव क्वालिटीज। तो हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री एक मूवमेंट है। मूवमेंट का है किस कारण होता है, जब अपोजिशन रहता है, दिन रहती है, रात रहती है, गॉड रहता है, शैतान रहता है। और जब अपोजिशन अगर खत्म हो गया तो फिर मोशन खत्म हो गया। जब सिंथेसिस हो गया, अल्टीमेट सिंथेसिस मिल गया, तो फिर मोशन खत्म हो जाएगा। क्योंकि स्टेट क्या है, स्टेट में केवल पॉजिटिव क्वालिटीज हैं, है ना, कोई निगेटिव क्वालिटीज नहीं है। तो अपोजिट्स
यूनिटी ऑफ अपोजिट्स है ना, तो अपोजिट्स नहीं है, तो इसलिए हिस्ट्री स्टेट में आके खत्म हो जाती है। यूनिवर्सलिज्म, अल्ट्रुइज्म, तो स्टेट क्या रिप्रेजेंट करता है? पॉजिटिव क्वालिटी। कौन कौन सी? यूनिवर्सलिज्म और अल्ट्रुइज्म। ड्यू टू टू पॉजिटिव देयर इज नो मोशन बिकॉज मोशन एंड्स देयर फोर हिस्ट्री एंड। तो अब चूंकि पॉजिटिविटी है तो कोई मोशन नहीं होगा, अब चूंकि मोशन खत्म हो गया तो फिर हिस्ट्री भी अब खत्म हो जाएगी। तो स्टेट इज एंड ऑफ हिस्ट्री, तो स्टेट क्या है? हिस्ट्री का अंतिम बिंदु है, यहाँ पर हिस्ट्री खत्म हो जाती है। नो फर्दर एवोल्यूशन, अब कोई एवोल्यूशन नहीं होगा। स्टेट इज हाईएस्ट ऑफ ऑल ह्यूमन एसोसिएशन, तो स्टेट जो है तो सभी जो ह्यूमन एसोसिएशन है, फॉर एग्जाम्पल मैन से फैमिली बना था, फैमिली से सिविल सोसाइटी बना था, उन सब में वो हाईएस्ट है। हीगल डज नॉट रिकॉग्नाइज द सिग्निफिकेंस और एग्जिस्टेंस ऑफ एनी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, तो इस प्रकार हीगल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के सिग्निफिकेंस या एग्जिस्टेंस की बात नहीं करते हैं। सिंस देयर इज नो सिग्निफिकेंस ऑफ एनी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लॉ कॉन्सेप्ट, तो हीगल इवन जस्टिफाइज वार, तो चूंकि अब कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या इंटरनेशनल लॉ का कोई कॉन्सेप्ट है नहीं, है ना, उसका कोई सिग्निफिकेंस है नहीं, तो इस प्रकार हीगल जो है तो वार को है ना जो है तो जस्टिफाई करते हैं। तो हीगल बिलीव दैट द हाईएस्ट ड्यूटी ऑफ मैन इज टू सेक्रीफाइस फॉर द स्टेट, तो हीगल का मानना है कि जो एक व्यक्ति की जो परम जो कर्तव्य है वो है अपने राज्य के लिए, अपने देश के लिए बलिदान करना। हीगल बिलीव दैट द वार इन्फोर्सेस मैन्स लव फॉर स्टेट, और अगर वार होता है तो ये क्या करता है? ये मैन के लव को स्टेट के प्रति रीइंफोर्स करता है ना, मैन के लव को स्टेट के प्रति जगाता है, काइंड ऑफ उसको रीइंफोर्स करता है। हीगल पोजीशन ऑन स्टेट एंड वार इज अपोजिट टू कांस पोजीशन, तो जो हीगल की पोजीशन है स्टेट में, स्टेट के बारे में और वार के बारे में, वो कांट के अपोजिशन में है। कांट क्या बताते हैं? कांट इस परपेचुअल पीस की बात करते हैं। कांट टॉक्ड अबाउट द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉन्फेडरेशन ऑफ यूरोपियन नेशन, और जो है तो कांट कॉन्फेडरेशन ऑफ यूरोपियन नेशन, मतलब एक यूरोपियन नेशंस का, यूरोपीय देश का एक कॉन्फेडरेशन बनाने की बात करते हैं। और हीगल क्या कहते हैं कि कोई इंटरनेशनल है ना, कोई देयर इज नो इंस्टीट्यूशन ओवर एंड एबव स्टेट, तो स्टेट से बढ़कर कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है, इसलिए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या इंटरनेशनल लॉ का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है हीगल में। तो ये कांत से अपोजिट बात करते हैं। तो अब थोड़ा सा हम हीगल और कांत के जो व्यू हैं उसको कंपेरेटिवली पढ़ लेते हैं। तो मैन इज मीन्स स्टेट इज एंड, तो हीगल के लिए मैन एक टूल होगा, एक साधन होगा जिसके माध्यम से अल्टीमेट गोल जो स्टेट है ना को अचीव किया जाएगा। तो स्टेट क्या है? अंतिम गोल है, और मैन क्या है? एक टूल है। हीगल जस्टिफाई मैन शुड सेक्रीफाइस फॉर हिज इंटरेस्ट फॉर है ना, हिज इंटरेस्ट फॉर द सेक ऑफ स्टेट। तो हीगल क्या कहता है? हीगल कहता है कि मैन को अपने इंटरेस्ट को है ना स्टेट के लिए सेक्रीफाइस कर देना चाहिए। टू द एक्सटेंट, मतलब इस हद तक वो अपने जो है तो जस्टिफाई करता है कि मैन अपने इंटरेस्ट को स्टेट के लिए सेक्रीफाइस कर सकता है कि वो इवन वार को जस्टिफाई करने लगता है। कौन? हीगल। हीगल थॉट बिकेम द बेसिस फॉर द जस्टिफिकेशन ऑफ फासिज्म, तो इस प्रकार हीगल के जो थॉट्स हैं, हीगल के जो विचार थे, वो फासिज्म की जस्टिफिकेशन के लिए है ना बेसिस बन गए, आधार बन गए। कांत क्या कहते हैं? कांत कहते हैं ईच मैन इज एन एंड इन इटसेल्फ, नो वन आर्ट टू बी ट्रीटेड एज अ मीन्स, तो हर व्यक्ति अपने आप में एक एंड होता है ना, अंतिम रिजल्ट होता है, एक गोल होता है, और कोई भी किसी भी व्यक्ति को है ना एक साध्य की तरह नहीं यूज करना चाहिए, एक साधन की तरह नहीं यूज करना चाहिए जिसके माध्यम से कोई एक बड़ा लक्ष्य अचीव किया जा सकता है। फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ मैन ही वांट्स द सोल्यूशन टू एंड वार, तो वो मैन की रक्षा के लिए क्या चाहता है? वो ऐसे सोल्यूशन चाहता है जिससे वार को खत्म किया जा सके, एंड टू स्टेब्लिश परपेचुअल पीस एमंग द नेशन, और एक ऐसी कोई है ना सोल्यूशन हो जिसके माध्यम से नेशंस के बीच परपेचुअल पीस को स्टेब्लिश किया जा सके। कांट्स आइडिया लेड टू डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन राइट इंटरनेशनलिज्म, तो कांट के जो आइडिया हैं उन्होंने ह्यूमन राइट और इंटरनेशनलिज्म के कॉन्सेप्ट को डेवलपमेंट है ना को डेवलप करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कांत इंस्पायरिंग द लिबरल स्कूल ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, और कांत ही वो स्कॉलर हैं जिन्होंने
जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की लिबरल स्कूल है उसको इंस्पायर किया। तो कार्ल पॉपर क्या कहते हैं, हीगल इज एज एनिमी ऑफ ओपन सोसाइटी, और कार्ल पॉपर हीगल को ओपन सोसाइटी का एनिमी मानते हैं। व्हाट इज द कॉमन बिटवीन स्टेट एंड गॉड, स्टेट और गॉड में क्या क्या कॉमन है। और भाई टू इक्वेट स्टेट एंड गॉड, और स्टेट और गॉड को क्यों समतुल्य करना चाहिए। तो स्टेट इज इक्वल टू गॉड, मतलब कैरेक्टरिस्टिक यूनिवर्सलिज्म। तो स्टेट का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, यूनिवर्सल अल्ट्रुइज्म। गॉड क्या है, गॉड इज आल्सो रिफ्लेक्शन ऑफ यूनिवर्सल अल्ट्रुइज्म, और गॉड भी किसको रिप्रेजेंट करता है, यूनिवर्सल अल्ट्रुइज्म को रिप्रेजेंट करता है। तो थोड़ा सा हम यहाँ पर हीगल का ओवरव्यू लेते हैं। तो हीगल क्या कहते हैं, रियल इज रेशनल और रेशनल इज रियल। तो आंसर इसका थोड़ा सा पूरा देख लेते हैं। तो स्टार्ट विथ कांतियन प्रॉब्लम विच सेज दैट नोमेना एग्जिस्ट बट वी कैन नॉट अंडरस्टैंड इट। तो इसके जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है, कंटेक्स्ट क्या होता है, कांत की प्रॉब्लम होती है, जिसमें वो कहते हैं कि वर्ड ऑफ आइडिया या कि वर्ड ऑफ नोमेना तो एग्जिस्ट करता है लेकिन इसको हम समझ नहीं सकते हैं। एग्जिस्ट तो करता है, उस बात को मानता है कौन, कांत, लेकिन वो इस बात को नहीं मानता है कि इसको समझा जा सकता है। हीगल क्या कहते हैं कि वट एवर इज रियल इज नॉलेजेबल इवन द वर्ड ऑफ न्यूमेना कैन बी अंडरस्टूड। तो हीगल क्या कहते हैं कि जो कुछ भी रियल है उसको जाना जा सकता है, और इवन वर्ड ऑफ आइडिया, वर्ड ऑफ है ना इन्फिनिटी को भी जाना जा सकता है। कैसे, हीगल सेज रेशनल इज रियल, रेशनल रियल है। वी कैन सी द रिफ्लेक्शन ऑफ गॉड इन पर्सनल स्पिरिट इन द थिंग्स ऑफ वर्ड ऑफ फिनोमिना आल्सो। तो हम जो है तो गॉड के रिफ्लेक्शन को या यूनिवर्सल स्पिरिट के रिफ्लेक्शन को वर्ड ऑफ फिनोमिना या कि मटेरियल वर्ड में देख सकते हैं, है ना। एज पर हीगल वी कैन अंडरस्टैंड गॉड इन वर्डली थिंग्स बिकॉज रेशनल इज रियल। तो हीगल के अनुसार हम गॉड को है ना वर्डली थिंग के माध्यम से समझ सकते हैं, क्यों, क्योंकि रेशनल इज रियल। तो ये है, ही रिजेक्ट्स द डुअलिज्म ऑफ प्लेटो एंड एम्पिरिसिस्ट। तो वो जो प्लूटो और एम्पिरिसिस्ट जो के डुअलिज्म को, जो उनका दोहरी है ना मानसिकता है, उसको रिजेक्ट करते हैं। ही कैरी फॉरवर्ड ट्रांसेंडेंटलिज्म, और वो ट्रांसेंडेंटलिज्म के कैरी फॉरवर्ड करते हैं, कांत के ट्रांसेंडेंटलिज्म को कैरी फॉरवर्ड करते हैं, कौन, हीगल, और कहते हैं दैट ऑल वर्ल्डली थिंग्स आर रिफ्लेक्शन ऑफ रीजन, और जो भी वर्ल्डली थिंग्स हैं वो किसका रिफ्लेक्शन है, रीजन का रिफ्लेक्शन है। टू एक्सप्लेन द वर्ल्डली थिंग्स, टू एक्सप्लेन दैट द वर्ल्डली थिंग्स आर रिफ्लेक्शन ऑफ रीजन ही गिव द फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री। तो वर्ल्डली थिंग्स रीजन का रिफ्लेक्शन, इसको एक्सप्लेन करने के लिए वो हिस्ट्री की फिलॉसफी देते हैं। एंड अकॉर्डिंग टू विच ह्यूमन हिस्ट्री इज रिजल्ट ऑफ डायलेक्टिकल मूवमेंट ऑफ आइडिया। तो इसके अनुसार जो ह्यूमन हिस्ट्री है वो डायलेक्टिकल मूवमेंट ऑफ आइडियाज का रिजल्ट है, और दिस डायलेक्टिकल मूवमेंट एंड्स इन स्टेट, और यह जो डायलेक्टिकल मूवमेंट है वो स्टेट में आके खत्म हो जाता है। स्टेट इज रिफ्लेक्शन ऑफ गॉड बिकॉज स्टेट इज रिप्रेजेंटिंग द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गॉड दैट इज यूनिवर्सल अल्ट्रुइज्म। तो स्टेट क्या है, गॉड का रिफ्लेक्शन है, क्यों, क्योंकि ये स्टेट इज रिफ्लेक्शन ऑफ गॉड बिकॉज स्टेट इज रिप्रेजेंटिंग द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गॉड, है ना। स्टेट जो है तो गॉड का रिफ्लेक्शन है, क्यों, क्योंकि इस जो स्टेट है वो गॉड के कैरेक्टरिस्टिक को है ना रिफ्लेक्ट करता है, रिप्रेजेंट करता है। कौन से कैरेक्टरिस्टिक, गॉड का क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है, यूनिवर्सल अल्ट्रुइज्म। हाउ मैन कैन अंडरस्टैंड यूनिवर्सल स्पिरिट। तो एक व्यक्ति यूनिवर्सल स्पिरिट को कैसे समझ सकता है, बिकॉज मैन आल्सो हैज़ द एलिमेंट ऑफ यूनिवर्सल स्पिरिट, क्योंकि मैन के अंदर भी यूनिवर्सल स्पिरिट का एलिमेंट है। स्पिरिट इज द एब्सोल्यूट माइंड और रीजन। स्पिरिट क्या है, एक एब्सोल्यूट माइंड है, एब्सोल्यूट रीजन है। एंड मैन थ्रू हिज माइंड और रीजन कैन अंडरस्टैंड द यूनिवर्सल स्पिरिट, और मैन अपने माइंड के कारण, अपने रीजन के माध्यम से यूनिवर्सल स्पिरिट को समझ सकता है। गॉड कैन बी अंडरस्टूड बाई एप्लीकेशन ऑफ माइंड एंड रीजन, और गॉड को हम अपने माइंड और रीजन के एप्लीकेशन से समझ सकते हैं।
गॉड इज नॉट जस्ट अ मैटर ऑफ फेथ, गॉड कैन बी अंडरस्टूड ऑन द बेसिस ऑफ लॉजिक बिकॉज गॉड इज एब्सोल्यूट रीजन। तो गॉड केवल मैटर ऑफ फेथ नहीं है, गॉड को हम लॉजिक के आधार पर भी समझ सकते हैं। क्यों? क्योंकि गॉड एक एब्सोल्यूट रीजन, गॉड इज रीजन बिहाइंड एवरीथिंग, क्योंकि गॉड एक, हर चीज के पीछे जो कारण है वो गॉड ही। हीगल लिंक्स एम्पिरिसिज्म, रैशनलिज्म एंड रोमांटिसिज्म इन ए सिंगल सिस्टम ऑफ फिलॉसफी। तो हीगल क्या करते हैं, एम्पिरिसिज्म, रैशनलिज्म और रोमांटिसिज्म को एक सिंगल सिस्टम ऑफ फिलॉसफी में इंटीग्रेट कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो जो कॉन्सेप्ट ऑफ एलिनेशन है और फ्रीडम है उसको समझते हैं हीगल ने क्या कैसे दिया है, मतलब कि कॉन्सेप्ट ऑफ एलिनेशन और फ्रीडम हीगल में क्या है। तो अपना एलिनेशन मतलब सेपरेशन या इंस्ट्रेंजमेंट। तो अकॉर्डिंग टू हीगल इन दिस वर्ल्ड बी एक्सपीरियंस एलिनेशन दैट इज सेपरेशन फ्रॉम गॉड। तो हीगल के अनुसार इस संसार में हम क्या एक्सपीरियंस करते हैं, एलिनेशन एक्सपीरियंस करते हैं, मतलब हम गॉड से सेपरेट हो जाते हैं, हम गॉड से अलग हो जाते हैं। However, we can end our alienation, लेकिन हम अपने एलिनेशन को, अपने सेपरेशन को खत्म कर सकते हैं, है ना। अपने एलिनेशन, आइसोलेशन और सेपरेशन फ्रॉम गॉड को खत्म कर सकते हैं कैसे, बाय ओबिंग द लॉज मेड बाय स्टेट। अगर हम स्टेट के द्वारा जो कानून बनाए गए हैं अगर उनको हम उनका पालन करते हैं तो अपने एलिनेशन को, अपने आइसोलेशन को, जो हम गॉड से सेपरेट हो गए हैं उसको खत्म कर सकते हैं। बिकॉज स्टेट रिप्रेजेंट यूनिवर्सल स्पिरिट। क्यों? क्योंकि स्टेट यूनिवर्सल स्पिरिट को रिप्रेजेंट करता है। उनका कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम क्या है, तो वेस्टर्न फिलॉसफी में द ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइफ इज हैप्पीनेस। तो जो लाइफ का ऑब्जेक्टिव क्या है, हैप्पीनेस है। मॉडर्न फिलोसफर हेल्ड दैट हैप्पीनेस कंसिस्ट इन डूइंग व्हाट वन वांट्स टू डू विच मीन्स हैप्पीनेस रिक्वायर्स फ्रीडम। तो जो मॉडर्न फिलोसफर हैं उनका मानना है कि हैप्पीनेस किस चीज से मिलकर बनती है, उस चीज से मिलकर बनती है जो हम करना चाहते हैं, है ना, डूइंग, है ना, जो हम करना चाहते हैं और वो हम कर पाते हैं, तो इसी में हमारी खुशी निहित होती है ना। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हैप्पीनेस के लिए फ्रीडम जरूरी है ना। हम जो चाहते हैं हम वही कर पाएंगे, तभी ना हम जो हम चाहते हैं उसे हमें करने के लिए फ्रीडम की जरूरत ना होगी, ये बात है। फ्रीडम इज एक्टिंग अकॉर्डिंग टू वंसेज रियल विल। फ्रीडम क्या होती है, अगर हम अपनी रियल विल के अनुसार एक्ट करते हैं तो वो फ्रीडम होती है। तो हीगल कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम इज सिमिलर टू रूसोस कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम। तो जो हीगल का कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम है वो रूसो के कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम से मैच करता है। लाइक रूसो हु बिलीव दैट ओनली व्हेन मैन एक्ट्स अकॉर्डिंग टू द जनरल विल विच इज एक्सप्रेस इन द लॉज ऑफ स्टेट मैन इज फ्री। तो रूसो क्या कहते हैं कि जब एक व्यक्ति जनरल विल के अनुसार काम करता है ना, जो कि स्टेट के लॉज में एक्सप्रेस होती है, जो कि अपने आप को जनरल विल स्टेट के लॉज में है। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति ने लॉज के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट किया है। तो जनरल विल क्या है, सम ऑफ ऑल ओरिजिनल विल है। तो ये स्टेट्स के लॉज में जो मतलब एक्सप्रेस होती है। तो जब एक व्यक्ति अपनी जनरल विल के अनुसार काम करता है तभी वह फ्री हो सकता है। रूसो इवन सेज दैट मैन कैन बी फोर्स टू फ्री। और रूसो यहाँ तक कहते हैं कि मैन को फोर्स किया जा सकता है फ्री होने के लिए। सिमिलरली हीगल आल्सो सजेस्ट दैट मैन इज फ्री ओनली व्हेन ही ऑबेज द लॉज ऑफ स्टेट। और उसी तरह हीगल का भी मानना है कि एक व्यक्ति तभी फ्री होता है जब वह स्टेट के बनाए गए कानूनों का पालन करता है। आवर एलिनेशन कैन एंड वी कैन अचीव ट्रू फ्रीडम व्हेन वी ओबे स्टेट, है ना। तो हमारी जो एलिनेशन है, सेपरेशन फ्रॉम गॉड है, वो खत्म हो सकती है और हम एक सच्ची, है ना, फ्रीडम को अचीव कर सकते हैं। कब? जब हम स्टेट के लॉज का पालन करते हैं। दिस कंसेप्शन ऑफ फ्रीडम इज कॉल्ड एज मोरल फ्रीडम। हाँ, तो ये जो फ्रीडम का कंसेप्शन है, फ्रीडम की अवधारणा है, उसको मोरल फ्रीडम के नाम से जाना जाता है ना। विच लेड टू कॉन्सेप्ट ऑफ पॉजिटिव लिबर्टी, जो कि पॉजिटिव लिबर्टी के कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाता है। Whereas Immanuel Kant establishes the autonomy of self and Kant believe that man is free only when he acts according to his own reason। तो दूसरी तरफ इमैनुअल कांत क्या करते हैं, वो सेल्फ की ऑटोनॉमी को, इंडिविजुअल की ऑटोनॉमी को एस्टेब्लिश करते हैं
और वो बिलीव करते हैं कि एक व्यक्ति तभी फ्री हो सकता है जब वो अपने रीजन के अनुसार काम करे। हीगल लीड टू डेवलपमेंट ऑफ आइडियलिज्म, तो हीगल के कारण आइडियलिज्म का डेवलपमेंट होता है। कांत लिबरलिज्म के डेवलपमेंट को प्रेरित करता है। रिक्वायर बैकग्राउंड टू अंडरस्टैंड मार्क्स, और इन दोनों का बैकग्राउंड जरूरी है ना। हीगल और कांत को समझना जरूरी है अगर हमें मार्क्स को समझना है। तो चलिए मार्क्स को पढ़ते हैं। तो मार्क्स क्रिटिकल थॉट क्या है? तो आइडिया ऑफ मैच्योर मार्क्स में मार्क्स के पॉलिटिकल आइडियाज मिलते हैं। तो मार्क्स का जो पॉलिटिकल वर्क था उसका क्या नाम था? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो की सेंट्रल थीम क्या है? व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो? तो सेंट्रल थीम इज टू इंस्पायर द वर्किंग क्लास फॉर रिवोल्यूशन अगेंस्ट स्टेट एंड टू स्टेब्लिश कम्युनिज्म। सेंट्रल थीम क्या है? उसका केंद्र बिंदु क्या है? उसके एक सेंट्रल थीम है वर्कर्स को इंस्पायर किया जाए, किसके लिए? रिवोल्यूशन के लिए, स्टेट के अगेंस्ट। तो वर्कर्स को स्टेट के अगेंस्ट रिवोल्यूशन करने के लिए इंस्पायर किया जाए और कम्युनिज्म को इस्टेब्लिश किया जाए। ये अल्टीमेट थीम है किसकी? सेंट्रल थीम है किसकी? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो की। तो मार्क्सिज्म इज रिवोल्यूशनरी डॉक्ट्रिन, तो मार्क्सिज्म एक रिवोल्यूशनरी डॉक्ट्रिन है ना। और इसके लिए जो टेक्निकल टर्म यूज होता है वो प्रैक्सिस होता है। कम्युनिज्म क्या है? एम और एंड पॉइंट ऑफ मार्क्सिज्म। तो कम्युनिज्म क्या है? कम्युनिज्म मार्क्सिज्म का एम है या एंड पॉइंट है, मतलब प्रैक्सिस है, डॉक्ट्रिन ऑफ रिवोल्यूशन, रिजल्ट इनटू डिस्ट्रक्शन ऑफ कैपिटलिज्म एंड। तो प्रैक्सिस क्या होता है? प्रैक्सिस इस काइंड ऑफ रिवोल्यूशनरी थ्योरी होती है जो रिवोल्यूशन के लिए प्रेरित करती है या कि जो रिवोल्यूशन को की बात करती है। और इससे क्या होता है? रिवोल्यूशन से क्या आता है? कैपिटलिज्म को आप डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और कम्युनिज्म को स्टैब्लिश कर सकते हैं। तो कैपिटलिज्म को आप डिस्ट्रॉय करेंगे और कम्युनिज्म को स्टैब्लिश करेंगे, किसके माध्यम से? प्रैक्टिस के माध्यम से, रिवोल्ट के माध्यम से, रिवोल्यूशन के माध्यम से। और गोल ऑफ मार्क्सिज्म इज कम्युनिज्म, तो जो मार्क्सिज्म का गोल है वो क्या है? कम्युनिज्म है। हाउ एक्सप्लेन कम्युनिज्म? तो कम्युनिज्म को कैसे एक्सप्लेन किया जा सकता है? तो कम्युनिज्म इज द स्टेट ऑफ परफेक्ट फ्रीडम, परफेक्ट इक्वालिटी, परफेक्ट हैप्पीनेस। कम्युनिज्म क्या है? कम्युनिज्म परफेक्ट फ्रीडम की स्टेट है, परफेक्ट इक्वालिटी की स्टेट है, परफेक्ट फ्रीडम की, जहां पर हमें संपूर्ण फ्रीडम होगी, जहां पर हमें संपूर्ण इक्वालिटी, समानता होगी, जहां संपूर्ण खुशी होगी, वही स्टेट कम्युनिज्म है। तो कम्युनिज्म इज अ यूटोपिया ऑफ मार्क्स, तो कम्युनिज्म को मार्क्स का यूटोपिया कहा जाता है, काइंड ऑफ इम्प्रैक्टिकल आइडिया कहा जाता है। वेयर देयर इज परफेक्ट इक्वालिटी, मतलब जहां पर परफेक्ट इक्वालिटी होगी, है ना। प्राइवेट प्रॉपर्टी एबॉलिश हो जाएगी। परफेक्ट फ्रीडम कब होगी? जब स्टेट एग्जिस्ट करना बंद कर देगा। परफेक्ट हैप्पीनेस कब होगी? जब हमारा एलिनेशन खत्म हो जाएगा। तो कम्युनिज्म ऑफ मार्क्स और रामराज्य ऑफ गांधी दोनों एक ही हैं। स्टेटलेस सोसाइटी बोथ कंसीडर एज एनार्किस्ट, दोनों को एनार्किस्ट माना जाता है, अराजकतावादी माना जाता है। दोनों स्टेटलेस और क्लासलेस की बात करते हैं। लेकिन कम्युनिज्म को जो अचीव करने का जो रास्ता मार्क्स ने बताया है वो वायलेंट ओवरथ्रो बताया है, और राम राज्य में गांधी ने अहिंसा की बात की है। तो दूसरा वैल्यूम दोस्तों यहीं पर खत्म होता है। हम मार्क्स को आगे कंटिन्यू करेंगे फर्दर लेक्चर में। तब तक के लिए गुड बाय। और अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। आपके सपोर्ट की बहुत ही ज़रूरत है, क्योंकि आपका सपोर्ट मिल नहीं रहा है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें ताकि मैं इस चैनल को और ज़्यादा आगे बढ़ा सकूं। तो चलिए मिलते हैं अगले सीरीज में। थैंक यू वेरी मच।